इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है? नॉर्मली प्रेगनेंसी में कई वुमेन्स को मॉर्निंग सिकनेस यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर नौजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बॉडी में एससीजी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स में बहुत ज़्यादा नौजिया वोमिटिंग होता है, तो ऐसे केस को हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का डेफिनेशन, यह एक सीवियर टाइप का वोमिटिंग होता है प्रेगनेंसी में। नॉर्मली तो हर प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस की वजह से मतलब थोड़ी बहुत वोमिटिंग होती है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, नौजिया वोमिटिंग अगर सामान्य से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, जो कि मदर पे एक बहुत ही ख़राब इफेक्ट डालती है। और इसकी वजह से मदर में वेट लॉस होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, मदर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इसके अलावा ज़्यादा टाइम तक खाना ना खाने की वजह से मदर के बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है। क्योंकि अगर मदर खाना नहीं खाएगी, वोमिटिंग के टाइम पे जनरली खाना नहीं खाया जाता है, वो खाना नहीं खा पाती है, तो अगर खाना नहीं खा पाएगी तो उसके बॉडी में जो HCl, जो उसके स्टमक में HCl एसिड सीक्रेट हुआ है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज होगा। और अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की वजह से कभी कभी HCl बाहर आ जाता है वोमिटिंग के साथ ही, तो उस टाइम पर HCl का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो अल्कालोसिस भी हो सकता है। हमारे बॉडी में जब एसिड का लेवल बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, और जब एसिड का लेवल घटेगा तो उसको अल्कालोसिस कहते हैं, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस कहते हैं। इटियोलॉजी, क्यों होता है ये, इसका क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसका इटियोलॉजी, इट इज़ मोस्टली लिमिटेड टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये ज़्यादातर पहले ट्राइमेस्टर में होता है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में बॉडी में HCG का लेवल हाई होता है। इट इज़ मोर कॉमन इन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी को प्लान नहीं करते हैं तो ये ज़्यादा कॉमन होता है, और सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में होने के चांसेस होते हैं इसके। टेंडेंसी टू रिकर अगेन इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, और अगर किसी को पहले प्रेगनेंसी में या फिर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो चुका है तो चांसेस हैं कि उसको अगले प्रेगनेंसी में भी होगा। और ये ज़्यादा कब देखने को मिलता है, जब हेडाटिफॉर्म मोल या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है। हेडाटिफॉर्म मोल क्या होता है? यह एक नॉन कैंसरस सिस्ट टाइप का होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लासेंटा के टिश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब प्लासेंटा के टिश्यू बढ़ जाएंगे, वही HCG बनाते हैं, तो जब टिश्यू ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा HCG का सीक्रेशन होगा। तो जब ज़्यादा HCG का सीक्रेशन होगा तो फिर ज़्यादा वोमिटिंग कॉज करेगा। और मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी यही होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में अगर एक से ज़्यादा बेबी है तो प्लासेंटा का साइज बड़ा रहता है, तो प्लासेंटा का साइज अगर बड़ा रहेगा तो फिर वही HCG का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वोमिटिंग कॉज करेगा। रिस्क फैक्टर, ये ज़्यादा फर्स्ट प्रेगनेंसी में होने के चांसेस रहते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी में होने के चांस रहते हैं, अंडरवेट और ओबेसिटी वाले जो मदर हैं उनमें होने के चांस रहते हैं, मतलब या तो उनका वेट काफ़ी कम है या फिर उनमें बहुत ज़्यादा मोटापा है। अगर वो कम एज की हैं तो भी होने के चांसेस रहते हैं, और ट्रोपोब्लास्टिक कोई डिजीज़ है तो भी होने के चांसेस रहते हैं। ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़ मतलब कि यूट्रस में किसी भी तरह का कोई सिस्ट हो गया है या फिर कोई ट्यूमर हो गया है, तो उसमें वो सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर वही अगेन वही प्रोसेस होता है, HCG का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। पैथोलॉजी हम देख लेते हैं। पैथोलॉजी में क्या होता है? नॉर्मली एक बार मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उल्टी होता है, मदर को वोमिटिंग होगा, उसके बाद वो खाना नहीं खाएगी और उसका पेट खाली हो जाएगा। पेट खाली हो जाएगा तो उसको भूख लगेगी, और कार्बोहाइड्रेट उसको बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंच पाएगा तो फिर उसकी बॉडी क्या करेगी? फैट ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेना शुरू करेगी। तो जब फैट को ब्रेक करेगी तो कीटोन बॉडी रिलीज होते हैं। कीटोन बॉडी जब रिलीज होंगे तो वो एसिडिक नेचर के होने की वजह से वो कीटो एसिडोसिस कॉज करेंगे, और फिर से कीटो एसिडोसिस की वजह से वोमिटिंग हो जाएगा। कम खाना खाने से ग्लाइकोजन का डेप्लीशन हो जाता है मदर बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट उसके बॉडी में काफ़ी लो हो जाता है, फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म की वजह से वहाँ पे जब ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडीज रिलीज होती हैं ब्लड में, और उस कीटोन बॉडी की वजह से
एसीटोन भी रिलीज होता है और एसीटोन की वजह से एसिडियोटिक ब्रीदिंग होती है, मतलब कि वो एसीटोन के स्मेल जैसा ब्रीदिंग होता है। बार बार वोमिटिंग होने की वजह से जो प्लाज्मा में, जो ब्लड में सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे। तो फॉल इन प्लाज्मा सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। हेपेटिक डिस्फंक्शन हो जाएगा, कीटोसिस होने लगेगा और ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन आएगा, क्योंकि वो कार्ब्स भी नहीं ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट उसके बॉडी में नहीं है, वो स्टार्वेशन के पीरियड में है। हाइपोप्रोटीनीमिया भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में प्रोटीन भी कम हो जा रही है। हाइपोविटामिनोसिस हो जाएगा, विटामिन की भी कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ जाता है, इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, हेमाटोक्रिट वैल्यूज बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे थियरीज बिहाइंड हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। क्या क्या थियरीज हैं इसके पीछे, क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कॉज करने की। पहला तो होता है कि हाई एस्ट्रोजन लेवल। अगर मदर के बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया है तो फिर वो कॉज करेगा हाई एससीजी। हाई एससीजी मतलब एससीजी का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाता है, जनरली ये हेडाटिफॉर्म मोल और मल्टीपल प्रेगनेंसी में होता है। इसका हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं क्यों होता है। तो इस कंडीशन में भी ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कॉज करता है। जो हमारा एब्डोमेन होता है, यहाँ पे एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है। ये कार्डियक स्फिंक्टर जो यहाँ पर होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं उनको वो रिलैक्स करवा देता है। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है, जो वॉल्व होता है, इसको भी रिलैक्स करवा देता है। जब इसको रिलैक्स करवा देगा तो जो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं स्टमक में, ये बहुत ईजिली ये वॉल्व खुल जाता है और ये बहुत ईजिली वोमिटिंग की तरह बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये मुंह से वोमिटिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्व बार बार खुल जा रहा है। ये GERD भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अदर हार्मोन इन्वॉल्व, इसके अलावा और भी कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन, लेप्टिन, प्रोलैक्टिन एंड एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन। साइकोजेनिक, कभी कभी क्या होता है कि एक बार नोजिया स्टार्ट होता है, एक बार वोमिटिंग स्टार्ट होता है, तो लगातार होते रहता है उसकी वजह से ही। तो ऐसे केस में देखा गया कि अगर पेशेंट को हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट कर देते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसको हम साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं। डाइटरी डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन B1 की वजह से, B6 की वजह से और प्रोटीन की कमी की वजह से भी वोमिटिंग हो जाता है। ठीक है, प्रोबेबली ड्यू टू लो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व एज इट हैपेंस आफ्टर द नाइट विदाउट फूड। अगर मदर एक रात में खाना नहीं खाती है तो अगले दिन चांसेस हैं कि उसको वोमिटिंग होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो रिजर्व है उसके बॉडी में वो ख़त्म हो जाएगा। जब कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ख़त्म हो जाएगा तो फिर फैट का वही फिर से जो फैट का होगा उसका ब्रेक डाउन होगा। तो फिर से जब अगर फैट का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा तो फिर वही कीटोन बॉडीज आएंगी और फिर उनकी वजह से कीटो एसिडोसिस का कंडीशन आएगा और कीटो एसिडोसिस का कंडीशन होगा तो फिर से वो वोमिटिंग कॉज कर देगा। एलर्जिक और इम्यूनोलॉजिकल बेसिस, कभी कभी क्या होता है कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम मतलब कि एक्सेसिव वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। क्लिनिकल कोर्स, अब हम इससे क्लिनिकल कोर्स देखते हैं। अर्ली क्लिनिकल कोर्स में क्या होता है, वोमिटिंग थ्रू आउट डे। स्टार्टिंग में क्या होता है, वोमिटिंग पूरे दिन होता रहता है। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी आर कर्टेड, इसकी वजह से पूरा दिन का जो भी उसका एक्टिविटी रहता है सब मतलब ख़राब हो जाता है, वो कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएगी। और इसमें कोई डिहाइड्रेशन या फिर स्टार्वेशन का कोई मतलब कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं देखा गया। इसमें डिहाइड्रेशन और स्टार्वेशन बहुत कम होता है। ये अर्ली क्लिनिकल कोर्स बता रहे हैं। लेट कोर्स, अब इसमें क्या होता है, एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन, इसमें डिहाइड्रेशन और स्टार्वेशन देखने को मिलता है। सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, एनोरेक्सिया, ये एक तरह से ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें इंसान जो भी खाता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो और एपिगैस्ट्रिक पेन, उसके पेट में पेन होगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में। कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन होने के चांस क्यों रहेंगे, क्योंकि वाटर जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, तो उसके जो भी बॉवल में वाटर का प्रेजेंस बहुत कम हो जाएगा, उसकी मोटिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। एक्सेस वोमिटिंग, उसको हमेशा एक तरह से नोजिया फील होता रहेगा। साइंस का क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है उसके बॉडी में, कीटोसिडोसिस हो जाता है, ड्राई कोटेड टंग हो जाएगा उसका,
जो जीभ हो जाएगा काफ़ी सूखा सूखा रहता है, क्योंकि बॉडी में पानी नहीं है, डिहाइड्रेट हो चुकी है। और टैकीकार्डिया, उसकी सांस जल्दी जल्दी आने लगती है। संकेन आई, उसकी आँख जैसे लगता है कि गड्ढे में जा रही है। इन्वेस्टिगेशन, हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसके लिए? यूरिन एनालिसिस करेंगे, बायोकेमिकल और सर्कुलेटरी चेंजेस चेक करेंगे, क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। TSH और T3 T4 का लेवल चेक करेंगे, क्योंकि ऐसे केस में टेम्पररी थायराइड का भी प्रॉब्लम आ सकता है। आप थर्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ECG करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिल सकती है इसको वजह से? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेट होगी बॉडी तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। स्ट्रेस अल्सर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन आ रही है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे अल्सर कॉज कर सकता है। एसोफेजियल टीयर देखने को मिल सकता है। स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड भरा पड़ा है, और जब वोमिटिंग होगा तो ये अगर ईसोफेगस में जाएगा तो ईसोफेगस का जो लेयर है उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना स्टमक का होता है। तो स्टमक का लेयर तो उसको सह लेता है, लेकिन ईसोफेगस का नहीं सह पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे टीयर आ जाते हैं। जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटिक फेलियर हो सकता है, कन्वल्सन भी आ सकते हैं, रीनल फेलियर हो सकता है। मैनेजमेंट में हम उसको हाइड्रेट करेंगे, उसके बॉडी को IV फ्लूइड वगैरह दे के उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला के उसको हाइड्रेट करेंगे, ताकि उसके बॉडी का जो डिहाइड्रेट हो चुकी है वो मेंटेन हो जाए। उसकी वोमिटिंग को कंट्रोल करेंगे, तो करेक्ट फ्लूइड्स देंगे, जैसे कि जो भी DNS NS जो भी RL देना हो उसको देंगे, ताकि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो सही हो सके। ठीक है। इसके अलावा इसके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस जो हुआ है, एसिडोसिस या फिर अल्कलोसिस हुआ है, उसको हम करेक्ट करेंगे। अगर वो मतलब खाना नहीं खा रही तो उसको खाना खिलाएंगे थोड़ा बहुत, और अगर खा रही है और उसके अलावा भी उसको अल्कलोसिस हो रहा है वोमिटिंग की वजह से, तो हम उसको कोई दवा देंगे ताकि सही हो। इसके अलावा सीरियस कॉम्प्लिकेशन से उसको बचाएंगे, हम कोई भी सीवियर वोमिटिंग से बचाएंगे उसको, और उसके प्रेगनेंसी का केयर करेंगे। ओरल फीडिंग इज विथहेल्ड फॉर एटलीस्ट 24 आवर आफ्टर द सीसेशन ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग रुक जाने के बाद भी हम 24 घंटे तक उसको खाना नहीं देंगे, मतलब ऐसे ओरली फीड नहीं कराएंगे, उसको रोक के रखेंगे और 24 घंटे के बाद उसको खाना पीना देना शुरू करेंगे। फ्लूइड इज गिवन थ्रू इंट्रावेनस ड्रिप, उसको फ्लूइड जो देंगे IV थेरेपी में देंगे, IV ड्रिप की तरह देंगे। जो फ्लूइड कम से कम लगभग 3 लीटर देते हैं, जो कि जिसमें हाफ जो होता है मतलब 1.5 लीटर जो होगा 5% डेक्सट्रोज होगा, और उसमें जो हाफ होगा बाकी वो रिंगर सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा भी हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अकॉर्डिंग हम और भी सॉल्यूशंस ले सकते हैं। इसके अलावा हम कौन कौन से उसको ड्रग्स देते हैं? पहले तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे, जैसे कि विटामिन B1 दे देंगे, विटामिन B6 देंगे, विटामिन C देंगे, विटामिन B12 देंगे, क्योंकि विटामिन की कमी हो चुकी थी बॉडी में। इसके अलावा प्रोमेथाजिन टैबलेट देंगे, ये एक एंटीएमेटिक ड्रग्स है। मेटाक्लोप्रोमाइड देंगे, यह एक तरह से प्रोकाइनेटिक एजेंट है, जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा के जो मोबिलिटी होती है बॉवेल में उसको इंक्रीज कर देगा, ताकि कॉन्स्टिपेशन से रिलैक्सेशन मिले। और हाइड्रोकॉर्ट, यह सीवियर वोमिटिंग में देने के लिए एक तरह से यह स्टेरॉइड ड्रग्स होता है, इसका लॉन्ग टाइम तक हम यूज नहीं कर सकते हैं। नर्सिंग केयर, हम नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे उसको? सिंपैथेटिक बट फर्म हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट इन एसेंशियल, पेशेंट अगर जिस केस में आता है उसको हम उसको हैंडल करेंगे, अगर उसको ज़रूरत है तो उसका हम डेली मॉनिटरिंग करेंगे। उसके लैब रिजल्ट को भी हम देखेंगे कि डिहाइड्रेशन वगैरह तो नहीं है। उसका फीटल हार्ट रेट देखेंगे, ताकि पता चलेगा कि फीटल का क्या एक्टिविटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, और उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पेशेंट को हम इंक्रीज करेंगे तो वो अपराइट पोजीशन में बैठ कर के खाना खाए, और वो कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठा रहे, वो तुरंत लेट ना जाए। खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से प्रोजेस्टेरॉन की वजह से कार्डियक इंस्पेक्टर जो होता है काफ़ी स्मूथ रहता है, तो आसानी से खुल जाता है, तो वहाँ पर वोमिटिंग कॉज हो सकती है। इसलिए हम पेशेंट को बोलेंगे खाना खाने के बाद कुछ देर तक, काफ़ी टाइम तक, थोड़े टाइम तक वो अपराइट पोजीशन में बैठे रहे। इसके अलावा इनकरेज स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, हम उसको इनकरेज करेंगे कि थोड़ा थोड़ा और कई बार खाए, एक ही बार में ज़्यादा खाना ना खाए। थैंक यू।